हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैथ्स और रीजनिंग दोनों की ये सीरीज़ स्टार्ट की जा चुकी है और ये सीरीज़ कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो जिससे कि आपको 30 में से 30 नंबर गेन करने में काफ़ी अच्छी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। और जो भी अभी तक चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो के पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आपको डेली ही वीडियो की पीडीएफ, इसकी क्विज, ये सभी कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। ओके, और मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। तो जिसने भी अभी तक परचेज नहीं किया जल्दी से परचेज करिए। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स प्रोवाइड की गई है, साथ ही साथ बेसिक पोर्शन, ट्रिकी पोर्शन, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके दिया गया है, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर ज्ञात करिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? ये होती है 10,000। ठीक है, यानी कि 1 लिखिए, उसके बाद 4 जीरो लगा दीजिए, तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो जितने अंक पूछे हैं उतनी बार आपको 9 लिख देना है। तो 4 अंकों की यानी कि 4 बार आपको 9 लिख देना है। ये बन गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी कि अंतर कितना है। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जो बीच अंतर है वो है 1 का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या पूछा गया है, यदि 2, 3, 4 ए 9 से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको लिखा है 2, 3, 4 ए की जगह पे हम ऐसा क्या रख दें कि ये संख्या जो है पूरी की पूरी वो 9 से विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं 9 से विभाजिता का रूल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 9 से विभाजिता का रूल ये होता है कि अगर जितनी भी संख्या दी गई है उन सभी का सम, ठीक है, उन सभी का सम यानी कि उनका एडिशन अगर 9 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो भी 9 से विभाजित होगी। तो जोड़िए 3, 2, 5, 5, 4, 9। अब इसके बाद ऐसा हम क्या रखें एक ही जगह पे कि ये 9 से विभाजित हो जाए। तो ए का मान आपको 9 रखना पड़ेगा, तभी तो 9 और 9 ऐड होकर के कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 आ जाएगा तो 18 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्याओं का सम जो है वो 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है, यानी कि ए का मान आपको क्या रखना होगा? 9 रखना होगा। अब देखिए इसको जोड़िए, 3, 2, 5, 5, 4, 9 और 9, 9, 18। इन सभी का एडिशन कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या दिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये बॉड मास के अकॉर्डिंग दिया है। जैसा कि आपने रेलवे एग्जामिनेशन के सिलेबस में देखा होगा कि उसमें बॉड मास स्टार्टिंग में ही दिया है। तो इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहो। ठीक है, तो जब भी आपको देखिए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद आपको सॉल्व करना है मिडिल ब्रैकेट और उसके बाद आपको सॉल्व करना है लार्ज ब्रैकेट को। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 12 माइनस 26 माइनस में मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है 2 + 5, फिर मल्टीप्लाई में 6 माइनस 3 है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि 6 में से आप 3 को माइनस कर दो तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। अब कौन कौन से ब्रैकेट बचे? तो मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। अब हमको सॉल्व कर लेना है इस ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 26 माइनस 5 × 3 करेंगे पहले, क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 × 3 = 15 और 15 + 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 17। तो 26 माइनस 17 हो गया। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, तो इसको भी हम हटा देंगे। अब क्या बचा? लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, अब 26 में से 17 को आप लोग माइनस कर लो। तो 26 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताइए? 9 बचेगा। ठीक है, कितना? अब हमारा जो है लार्ज ब्रैकेट ये भी सॉल्व हो गया। क्या बच गया? 12 माइनस 9 ऑलरेडी। तो 12 में से आप 9 को माइनस करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? तो ये बचेंगे 3, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे है,
यहाँ पे आपको कुछ भिन्न दी गई हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो आपको भिन्न को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, जब भी फ्रैक्शन दिए होते हैं सबसे पहले समझ लीजिए उसमें अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। अब यहाँ पे देखिए, आपको जितनी भी भिन्न दी गई हैं इन सभी भिन्नों में अंश और हर के बीच में अंतर केवल एक का है। ठीक है, अंतर किसका है, तो अंतर केवल एक का है। 2 और 3 में अंतर एक का, 3 और 4 में एक का अंतर, 4 और 5 में एक का, और 1 और 2 में एक का अंतर दिया गया है। तो जब भी आपको इस तरह की भिन्न दे दी जाएं कि उनमें सभी में अंतर समान हो, जितनी भी भिन्न हो सभी में अंतर समान हो, तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो आपका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, अंश को अरेंज करिए और आपका भिन्न अपने आप अरेंज हो जाएगी। तो देखिए 1 2 3 4 ये हमने अरेंजमेंट कर दिया और यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपकी भिन्न अरेंज हो गई किसमें, आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। कन्फर्म हुआ हम क्या कहना चाह रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी आपको भिन्न में अंश और हर के बीच में अंतर समान दिया हो तो आपको सिर्फ अंश वाले को अरेंज कर लेना है और आपकी पूरी की पूरी भिन्न जो है वो अरेंज हो जाएगी। तो 1 2 3 4 ये बढ़ते हुए क्रम में हमने अरेंज कर लिया और यही आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई। तो जहाँ पे भी आप सबसे बड़ा वर्ड देखो वहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यानी कि मासा निकालना है। और मासा किसका निकालना है, तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको देखिए मीटर सेंटीमीटर दोनों में नंबर दिया है। आप इसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो मीटर में कर लो। तो हम लोग इसको कर लेते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को आप चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा 276 सेंटीमीटर के बराबर। उसी तरह से 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को चेंज करिए तो ये आ जाएगा 552 सेंटीमीटर। और ये कितना आ जाएगा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1196 सेंटीमीटर। अब हो गया सब कुछ सेंटीमीटर में। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई, यानी कि आपको निकाल देना है एचसीएफ। और किसका, तो इन तीनों का। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन तीनों का फैक्टर करते हैं और तीनों में जो कॉमन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो आइए इसका फैक्टर अब करके देख लेते हैं। 272 का हम लोग करेंगे फैक्टर, तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 23। उसके बाद क्या करेंगे 552 का कर लेंगे फैक्टर। इसका करेंगे तो कितनी बार में आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 और इंटू में 23। अब किसका करना है 1196 का फैक्टर। तो इसको आप लोग करोगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू में 13 और इंटू में 23। तो ये रहा आपका सबका फैक्टर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि उसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सभी में कॉमन होता है उसी संख्या का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो सभी में कॉमन है, तो आपको दिखेगा 2 कॉमन है और 23 कॉमन है। ठीक है, क्या नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है और 23 कॉमन है। और जो कॉमन है यानी कि 2 और 23 उस पर भी सबसे छोटी घात लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो उसकी भी सबसे छोटी घात, यानी कि 2 की सबसे छोटी घात है 2 की पावर 2 और 23 पे तो कोई पावर ही नहीं लगी है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया 2 की पावर 2 इंटू में 23। ओके, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 23। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सबसे बड़ी संभावित लंबाई, आपका क्या आ गया 92 सेंटीमीटर है, जो कि इसको और इसको पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है और आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 92 सेंटीमीटर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100। क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया, यानी कि ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 100। उसके बाद क्या बोला है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो गया, तो अंकित मूल्य जो है वो हो जाएगा 125। 100 में क्या करना है 25 को ऐड कर देना है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, यानी कि 125 रुपये पे कितने प्रतिशत की छूट दे रहा है, तो 8% की। बेचेगा कितने का, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है,
तो आपको 100 में से 8 को माइनस करना है और उतना परसेंटेज निकाल देना है, यानी कि आपको निकाल देना है 125 का 92%। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 115 रुपये। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसका क्या था, 100 था। विक्रय मूल्य क्या निकालिए, यानी कि सेलिंग प्राइस 115। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य पता होना चाहिए और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ये आ गया 100 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना पता चल गया, यानी कि विक्रय मूल्य ये हो गया 115। तो कैसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत, 115 में से 100 को माइनस करेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वो हो जाएगा 15 बटे में क्रय मूल्य 100 और गुणे में 100 कर देते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, तो ये आ गया 15%। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा था तो ये आ गया 15%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित तालिका 6 विषयों में 4 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाती है। तालिका पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे आपको 6 तालिका दी गई है जो कि 6 विषय है और इसमें 4 छात्रों के प्रतिशत अंकों को दर्शाया जा रहा है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देख के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितने अधिक हैं। यानी कि आपको क्या निकालना है, साइंस का एवरेज निकालना है, उसके बाद फिर गणित का एवरेज निकाल लेना है और देखना है कि किससे कितना अधिक है। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, साइंस का एवरेज निकालना है और किसका निकालना है, और निकालना है गणित का। तो इन दोनों का हमें निकाल लेना है एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ करके और जितने पद होंगे उससे डिवाइड करते हैं। तो सभी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, विज्ञान में पहले करते हैं, तो विज्ञान में आप सभी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 340 आएगा। और डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, क्यों, क्योंकि 4 ही बार तो है संख्या, 4 ही छात्र हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैथ्स को ऐड कर लेते हैं, मैथ्स में सभी को ऐड करिए, कितना आएगा, 75 + 80 + 82 + 78 करेंगे तो आपका आ जाएगा 315। और 315 को 4 से डिवाइड करिए, तो 315 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 78.75। कितना आ रहा है, 78.75। ओके, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब विज्ञान में प्राप्त औसत अंक कितने आए थे, तो ये आए थे 85। गणित में कितने आए हैं प्राप्त अंक, तो गणित में जो औसत अंक आए हैं वो आए हैं 78.75। यानी कि इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा है कि यह कितना अधिक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25। कितना अधिक है, तो 6.25 अधिक है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए देख लेते हैं इसी का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सभी का नंबर टोटल कितना है। तो आइए सभी का टोटल निकाल लेते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए। तो ये है शमिता का टोटल, इसके मार्क्स सभी को आप ऐड कर लीजिए, तो इसका मार्क्स कितना है, तो इसका मार्क्स आएगा 425। उसके बाद स्मिता के सारे नंबर को ऐड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 445। ठीक है, उसके बाद शिल्पा के सारे नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 450 आएगा। और फिर किसका, शीला के सारे अंकों को ऐड कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 449। तो सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो ये शिल्पा ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, जो कि है 450। क्लियर हो गया। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी शिल्पा ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, और ये कितने हैं, तो ये हैं 450। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। अंक गणितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करें। अंक गणितीय श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको श्रेणी दी गई है, इसलिए हमको श्रेणी चेक नहीं करना है। इसके लिए ऑलरेडी हम आपको बता देते हैं कि अंक गणितीय श्रेणी की पहचान क्या होती है, कि पहले और दूसरे पद में जितने का डिफरेंस होगा उतना ही दूसरे और तीसरे में होगा, फिर उतना ही सभी पदों में डिफरेंस जो होगा वो क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, इस वाले में डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है, तो आपको इसका यूज़ करना ही है। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 5 का आ गया। प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद यानी कि ए भी है 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ये भी 5 है, डी की वैल्यू कितनी है, तो ये भी 5 है। अब आपसे पूछा है 125वां पद ज्ञात करिए। तो देखिए इसका 25वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए एन = होता है a + n-1 इंटू में d। कितना होता है, a + n-1 इंटू में d। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 125, तो यही आपको यहाँ पे पुट कर देना है इन दोनों की जगह और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको पुट करके देख लेते हैं। देखिए हमें क्या रखना है, a की जगह पे यहाँ पे रखना है 125 n की जगह पे। ठीक है,
तो n की जगह पे हमने रख दिया 125। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू हो गई 5, यानी कि a प्लस n-1 जो कि है 125 माइनस 1 इंटू में d, तो d की वैल्यू भी कितनी है, तो ये भी 5 दी गई है। क्लियर हो गया। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 125 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 124 गुणे में 5, तो 124 गुणे में 5 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आएगा 620। क्या आएगा, 620 आ जाएगा। देखिए इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। a 125 इज इक्वल्स टू था 5 प्लस 125 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू भी 5 है। तो 125 में से 1 को माइनस करेंगे 124 आएगा। 124 में आपको कर लेना है 5 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 620। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 है इसको भी ऐड कर देंगे, तो 620 में 5 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 625। यानी कि जो अंक गणितीय श्रेणी ये वाली दी गई है, इसका 125वां पद कितना होगा, तो ये होगा 625। आपका आंसर क्या करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 625। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया है, P और Q किसी कार्य को 12 दिन में, Q और R किसी कार्य को 15 दिन में तथा R और P किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वह एक साथ मिलकर के कार्य करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। P और Q दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, Q और R किसी कार्य को मिलकर के 15 दिन में करते हैं, और R और P किसी कार्य को मिलकर के 20 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। 15, 12 और 20 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। अब 12 से आप 60 को डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 12 पंचे 60, 15 से 15 चौके 60, और 20 से करेंगे तो 20 तियाँ 60 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इधर आपको इन सबको ऐड करना है और इधर भी आपको इन सबको ऐड करना है, तो इधर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R, और इधर इन सबको ऐड करेंगे तो 5 4 9, 9 3 12 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो टोटल वर्क 60 हो रहा है। कितना हो रहा है, टोटल वर्क 60 हो रहा है। बस आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए क्या करना है, क्लियर हो गया। देखिए उधर साइड क्या आया था, 2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q प्लस R, और इधर साइड हमने सबको ऐड किया था तो ये आ गया था 12। अब आपको सिर्फ P Q R की निकालनी, ना कि 2 टाइम्स की, तो इस 2 को इधर हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो P प्लस Q प्लस R की जो सिंपल वैल्यू है वो आ जाएगी 12/2 यानी कि 6। इतना क्लियर हो गया। अगर तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट का वर्क कंप्लीट कर लेंगे। और कितना कार्य करना था कुल, तो कुल कार्य जो था वो 60 वर्क कंप्लीट करना था। जितना एलसीएम आता है वो होता है कुल कार्य, तो कुल कार्य करना था 60, और तीनों मिलकर के एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। बस आप इसको इससे डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 दिन। ठीक है, 6 दामा कितना होता है, 60 होता है, तो 10 दिन जो है अगर तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो 10 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। तो आपको ज्ञात करना है प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको 4 वर्ष में कितना हो जाता है, फिर 7 वर्ष में कितना हो जाता है, ये दिया हुआ है। तो जब भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन अलग अलग दिया हो तो इसमें से हमें दोनों में से माइनस करके ब्याज निकाल लेना है। ठीक है, तो 4 वर्ष में हो रहा है 1200 और 7 वर्ष में हो रहा है कितना, तो 1500। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 वर्ष हो गया। और 3 वर्ष में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो ये है 300 का, यानी कि 3 साल में ब्याज जो है वो 300 रुपये का बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से निकाल लो 1 वर्ष का ब्याज। तो कैसे निकालेंगे 1 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ से आपको पता चल गया 3 वर्ष का ब्याज कितना है, तो ये है 300 रुपये के बराबर। तो आप यहाँ से निकाल लो 1 वर्ष का, जो कि हो जाएगा 300/3। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, ये आ गया 100 रुपये के बराबर। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आपने निकाल लिया 1 वर्ष का ब्याज। आपसे पूछा है मूलधन की गणना करिए। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मिश्रधन में से, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, मिश्रधन में से ब्याज को माइनस करते हैं। मिश्रधन आपको कितने का दिया है, तो 4 वर्ष का दिया है, तो मिश्रधन हमने रख लिया 1200। आपका ब्याज कितना आया था 1 वर्ष का, तो वो आया था 100 रुपये। और यहाँ पे क्या है, तो 4 वर्ष है, तो 4 गुणे 100 कर लीजिए। ठीक है, तो 4 गुणे 100 कर लेंगे, यानी कि 1200 में से आपको 400 माइनस करना है, तो आपका जो मूलधन है वो आ जाएगा 800 रुपये। कितना आ जाएगा मूलधन, तो मूलधन है 800 रुपये, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके,
तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देगा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही करना है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखना है। साल में डिफरेंस कितने का है? 3 वर्ष का। और मिश्र धन में डिफरेंस कितने का है? तो ये है 300 का। तो 3 वर्ष का ब्याज आया 300, इसलिए आपने निकाल लिया 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज आ गया था 100 रुपये। बस जैसे ही ब्याज पता चला, आपको मिश्रधन तो पता ही है किसी भी एक का, आपको मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर देना है और आपका मूलधन निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि 5x² - 6x - 5 = 0 हो तो x - 1/x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया है, कैसे सॉल्व करना है? 5x² - 6x और माइनस में 5, ये = 0 के दिया है, ठीक है। तो आप x वाले पोर्शन को ना क्या करो, इधर भेज लो। x वाले पोर्शन को इधर भेजनेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x² - 5 विच इज़ इक्वल्स टू 6x के। अब आपको क्या कर लेना है? x को इधर भेज लेना है, ठीक है। सिर्फ x को, 6 को नहीं, सिर्फ x को इधर भेजिए। अब देखिए, सिर्फ x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5x² अपॉन में x माइनस 5 अपॉन में x विच इज़ इक्वल्स टू 6 के। अब यहाँ से आप क्या करो, x से x को कैंसिल करो, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल हो गया, क्या बचा? सिर्फ एक x बचा। और दोनों में देखिए 5 कॉमन है, तो दोनों में से आप 5 को कॉमन ले लो। तो ये 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस में 1 अपॉन में x, ठीक है। जिसकी आपको वैल्यू निकालनी थी वो चीज़ देखिए आ गया। समझ में नहीं आया हो तो एक बार हम फिर से करके बता देते हैं। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये 5x² था, हमने x को उधर से अपॉन में भेजा तो ये आ गया डिवाइड में। माइनस में 5 अपॉन में क्या हो गया? ये x हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 6 बचा। यहाँ से ये x से एक x कैंसिल हो गया, सिर्फ एक x कैंसिल हुआ, एक ऊपर बचा हुआ है। और इस 5 को हमने ले लिया कॉमन। तो 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो आपका अंदर बच गया x, और यहाँ पे देखिए 5 को कॉमन ले लिया तो इसमें बचेगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन में x, ठीक है। तो 1 अपॉन में x विच इज़ इक्वल्स टू हो गया 6 के। अब आपको बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आप इस 5 को इधर भेज दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? आपकी x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x - 1/x की वैल्यू आ गई 6/5। अब देखिए, क्या कोई ऑप्शन में है? तो कोई ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछी गई थी x - 1/x के स्क्वायर की। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, x - 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी, तो जिसकी वैल्यू आ गई। अब आप इसका कर लो स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक्स वाले को इधर भेज देना और नंबर को वहीं पे रख करके एक्स को इधर ले आना, डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, दो रेखाओं के समीकरण y = x + 34 और y = 5x + 150 हो तो y का मान ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको दोनों तरफ y की वैल्यू दिया है, बस आपको क्या करना है, कंपेयर करके दोनों को बराबर कर देना है। यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो क्या हो जाएगा, x + 34 जो है ये बराबर हो जाएगा 5x + 150 के। हो गया, x + 34 बराबर हो गया 5x + 150 के। अब दोनों तरफ x को रखिए और दोनों तरफ नंबर को रखिए, तो इस वाले x को हम इधर लेके जाएंगे, तो 5x माइनस में क्या हो गया, x हो गया। तो 150 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -150 और प्लस में हो जाएगा 34। तो 150 में से आप 34 को माइनस करो, कितना बचेगा, और 5x में से x को माइनस करो, कितना बचेगा। 5x में से हमने x को माइनस किया तो आपका आ गया 4x, और इक्वल में क्या आ गया, तो 150 में से 34 को माइनस करना था, तो ये आ जाएगा 116। साइन किसका लगेगा, तो साइन लगेगा बड़ी संख्या का, यानी कि 150 के आगे उस वाले में माइनस लगा था। तो x की वैल्यू यहाँ से आप लोग निकाल लो, 116 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 29 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई -29। पर आपसे क्या क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा है, नहीं, आपसे क्वेश्चन में पूछा है y का मान क्या होगा। तो देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, किसी भी एक समीकरण में आप ले जा करके x की वैल्यू रख दो। तो देखिए हमने पहले वाले में रख दिया, तो x की वैल्यू हो गई -29 + 34, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 34 में से 29 जाएगा तो आपका जो y की वैल्यू है ये बच जाएगी 5। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि y का मान जो है वो 5 होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। नंबर 14 क्या है, एक उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर और पेड़ की छाया की लंबाई जो है वो 16 मीटर हो। तो अब देखिए पेड़ है एक, मान लीजिए ये, और पेड़ की ऊंचाई दिया है आपको 16√3 मीटर, और पेड़ की छाया दिया है, तो पेड़ ये है तो इसकी छाया किधर होगी, तो इसकी छाया मान लीजिए इधर है।
तो इसकी छाया की लंबाई क्या है, तो ये है 16 मीटर के बराबर। अब आपसे पूछा है कि उन्नयन कोण का मान बताइए। उन्नयन कोण क्या होता है, तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मान लीजिए हमने थीटा मान लिया। तो देखिए लंबाई यानी कि लंब दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, आधार दिया है। ठीक है, तो लंब बटे में आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है tan थीटा का। tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे में आधार यानी कि 16√3 बटे में 16 के। ठीक है, लंब बटे में आधार, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है √3 के बराबर। अब यहाँ पे आपको देखिए डिग्री में निकालनी है आंसर। ठीक है, यानी कि आपको क्या पूछा था, कोण पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि √3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि √3 जो होती है वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो tan थीटा बराबर हो गया tan 60 डिग्री के, इसलिए आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना था, तो उन्नयन कोण आ गया 60 डिग्री यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सभी अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, तो सभी अपरिमेय संख्याएं किस प्रकार की संख्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक संख्या होती है। ओके, तो होप सो आप लोगों को आज का टॉप 15 क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और साथ ही साथ कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।